नमस्कार टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलोनी सिंह, योर केमिस्ट्री नीट यूजी एंड बोर्ड मेंटोर। की हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी जहां पर मैंने आपको सारे चैप्टर्स यानी कि केमिस्ट्री के 10 चैप्टर के अंदर कौन कौन से पिछले 10 साल में किन किन टॉपिक्स से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है 40 मिनट्स की। जिस बच्चे ने भी उसे देख लिया वो अपने रिविजन का टाइम कट शॉर्ट करके ज़्यादा टाइम निकालेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बच्चों जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का वीडियो है हमारा, जो चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट है। स्पेशली आप जब फिजिकल के चैप्टर्स पढ़ते हो तो आप 1-2 घंटे उसी चैप्टर को रीड करने में निकाल देते हो। आई वुड सजेस्ट कि फॉर्मूला शीट आज मेरे साथ बना लीजिए और उसे अपने डेस्क के आसपास कहीं पर भी लगा दीजिए, स्टडी टेबल के आसपास, सो दैट व्हेनेवर यू आर सिटिंग फॉर दीज 3 चैप्टर्स यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सॉल्विंग द क्वेश्चंस, वेदर इट इज इन टेक्स्ट या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला शीट। मेरी फॉर्मूला शीट डिटेल्ड शीट होगी जिसमें एक भी फॉर्मूला स्किप नहीं होगा, और अगर किसी क्वेश्चन को करने के लिए कोई शॉर्ट मेथड या शॉर्टकट होगा तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज आपके मुंह पे होने चाहिए। कैसे होंगे? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे मैम सोल्यूशन क्या होता है? तो सोल्यूशन इज द सम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये हर बच्चा जानता है, बचपन से जानता है, ठीक है। अब दूसरा हम आ जाते हैं मास परसेंटेज। ये जो मास परसेंटेज है बेटा, ये वेट बाय वेट भी निकलता है, वेट बाय वॉल्यूम भी निकलता है, एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी निकलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस इंडस्ट्री में मास परसेंटेज निकालना सिखाया जा रहा है या कहाँ पे ज़रूरत है इसकी। तो वेट बाय वेट में मास ऑफ सोल्यूट ले लीजिए ऊपर, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, करेक्ट। ओके, अगर यही आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा तो ऊपर आप लेंगे वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। एंड अगर यही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा, V बाय V परसेंटेज होगा, तो मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन, और वो दोनों ml में लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, करेक्ट। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है मास परसेंटेज का। बाद में हम देखेंगे कि ये मास परसेंटेज और मोलारिटी के बीच में क्या रिलेशन है। मास परसेंटेज के बाद तीसरा फॉर्मूला हमारा आ जाता है पार्ट्स पर मिलियन। तो दैट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अब ये जो ppm है बच्चों, ये अक्सर यूज़ होता है जब आपका बहुत सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो इसको भी आप तीनों टर्म्स में ले सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में मास के टर्म्स में लिख के दिखा रही हूँ। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 टू पावर 6, करेक्ट। तो ये हो गया आपका पार्ट्स पर मिलियन। एज आई हैव सेड यू कि ये वॉल्यूम के टर्म्स में भी ले सकते हैं आप, मास के टर्म्स में भी ले सकते हैं। तीसरे के बाद चौथा जो फॉर्मूला है वो है आपका मोल फ्रैक्शन। जो मोल फ्रैक्शन है कई बच्चों के लिए नया होता है क्योंकि बाकी तो आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। जहाँ पर भी मैं बी लिखूंगी बच्चों, बी रेफर्स टू योर सोल्यूट, ओके। तो बी अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा, बी स्टैंड्स फॉर सोल्यूट। आई एम राइटिंग इट हियर, बी स्टैंड्स फॉर सोल्यूट, एंड ए जहाँ पर भी लिखूंगी मेरा मतलब वहाँ पर सॉल्वेंट होगा। एक और चीज़, कई बच्चों को नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला नहीं पता, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलार मास ऑफ दैट सब्सटेंस। पानी है तो पानी का वजन अपॉन पानी का मोलार मास। एक और चीज़, नंबर ऑफ मोल से बच्चों जब आप मोलार मास मल्टीप्लाई करते हो तो सब्सटेंस का वजन आता है। ये क्यों हाईलाइट कर रही हूँ? क्योंकि ये चीज़ें ओरली हो जाती हैं।
अभी एक बार आपने फॉर्मूला शीट में लिखा है और जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करेंगे तब मैं ये चीज़ डायरेक्टली कर रही होंगी कि नंबर ऑफ मोल्स को मैंने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो किसी भी सब्सटेंस का वजन आ जाता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। दैट इज़ योर मोल फ्रैक्शन, करेक्ट। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पर प्लेस करके हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी निकालना है तो मैं लूँगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को मैं लिख सकती हूँ वेट ऑफ बी अपॉन मोलार मास ऑफ बी, एंड नीचे हम लिख सकते हैं वेट ऑफ ए अपॉन मोलार मास ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी अपॉन मोलार मास ऑफ बी। तो आप इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम सोल्यूशन चैप्टर में बाइनरी सोल्यूशंस पढ़ते हैं, तो बाइनरी सोल्यूशंस के अंदर आपके जो भी दो कंपोनेंट होंगे बेटा, उन दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। अगर 3 कंपोनेंट हैं तो तीनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। यानी आपको किसी एक भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है, जैसे कि आपने काई बी का निकाला तो काई बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस काई ए। वेरी सिंपल, ओके। तो ये फॉर्मूला शीट जब हो जाएगी उसके बाद हम इनकी न्यूमेरिकल सीरीज, टॉप 20 न्यूमेरिकल सीरीज डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। सो बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली और लगातार इन वीडियोस को आप देखते रहिएगा और जो भी यहाँ पर कर रहे हैं उसे आप नोटबुक में सॉल्व करते जाइएगा। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। तब 5वीं क्वांटिटी पे आते हैं हम, एंड हम बात करेंगे मोलैरिटी की, जो सबका फेवरेट है। तो ये मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। कैपिटल एम से आप दिखाते हैं और यूनिट हो जाती है मोल लीटर रेज टू -1, ठीक है। तो कैपिटल एम मोलैरिटी इज इक्वल्स टू n बाई वी, वॉल्यूम इन लीटर्स ले लीजिए। अब इस फॉर्मूला को आप तरह तरीकों से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने जैसे सिखाया वेट ऑफ बी अपॉन मोलार मास ऑफ बी, और अगर आपको वॉल्यूम ml में लेना है तो ml में लीजिए, लीटर में लेना है तो लीटर में लीजिए। अगर आप ml में लेते हैं तो आप क्या करेंगे, ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही फॉर्मूला के ढेर सारे वेरिएशन मैं आपको बताती जा रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो ये हो गई मोलैरिटी का फॉर्मूला बच्चों। इसके अलावा मोलैरिटी का एक डाइल्यूशन फॉर्मूला है। डाइल्यूशन यानी मान लीजिए कि आपके पास एक एसिड की बॉटल है जिसकी मोलैरिटी है m1 और उसका वॉल्यूम है v1। उस एसिड की बॉटल में आपने पानी डाल दिया है, ठीक है। तो पानी डाल दिया है तो उसका वॉल्यूम हो गया है v2। तो अब मुझे बताइए उसकी नई मोलैरिटी क्या होगी, दैट इज m2। तो ये हो गया आपका रिलेशन बच्चों मोलैरिटी के टर्म्स में। ये हो गया आपका डाइल्यूशन फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसे, डाइल्यूशन फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और फॉर्मूला जो इन टेक्स्ट के एक न्यूमेरिकल में यहाँ पर रेडिली यूज होता है, एंड दैट इज रिलेशन बिटवीन मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी। मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन है, वो भी हम देख लेते हैं। तो बच्चों मोलैरिटी इज इक्वल्स टू आप ले सकते हैं परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलार मास, एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मोलार मास किसका ले रहे हैं आप, सल्यूट का ले रहे हैं, सॉल्वेंट का नहीं ले रहे हैं। इस बात का खास ध्यान रखिए। इन टेक्स्ट का एक क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहा है। इवन ये जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया इससे भी एक इन टेक्स्ट का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो आपको जो भी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं वो आउट ऑफ एक्सपीरियंस बताई जा रही हैं कि इन फॉर्मूलाज की ज़रूरत आपको पड़ती है, ठीक है। तो प्रीवियसली हमने किया बच्चों यहाँ पर 5th formula. Now we are heading towards the 6th formula, that is molality. So molality को आप डिनोट करते हैं small m से, and small m is also defined as weight of solute into 1000 upon molar mass of solute into weight of A. करेक्ट। ए क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है, करेक्ट। तो बच्चों इसको अगर आप इसकी डेफिनेशन के टर्म्स में लिखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं NB अपॉन वेट ऑफ ए इन kgs, करेक्ट। अब जो मोलैलिटी है इसको आप एक्सप्रेस करते हैं मोल kg रेज टू -1 के टर्म्स में बच्चों, एंड स्मॉल m इससे डिनोट करते हैं टेम्परेचर पर, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, करेक्ट। तो ये सारी बातें हो गई मोलैलिटी को लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं।
मेजरली यही फॉर्मूलाज है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, और अगर आप इतना कर लेते हैं तो सॉर्टेड है। एक और रिलेशन बता देती हूँ आपको, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। वैसे शॉर्टकट मेथड है, चॉइस है इफ़ यू वांट टू यूज़ इट और नॉट। हालांकि क्वेश्चन बिना इस फॉर्मूले के भी सॉल्व हो जाएगा, बट यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना होगा। ये रिलेशन बहुत ही बढ़िया है। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलार मास ऑफ कंपोनेंट B। तो ये भी एक अच्छा रिलेशन है। अगर आप याद कर पाते हैं फॉर्मूला तो कई सारे न्यूमेरिकल्स आपके शॉर्ट ड्यूरेशन में आप कवर कर पाओगे। इवन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो आप ये यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी हो गया, एंड नाउ वी कैन हेड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ के स्टेटमेंट के बेसिस पर हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, है ना। तो मोलार फ्रैक्शन यहाँ पर जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है सॉल्युबिलिटी को। किसको डिनोट करता है बच्चों? सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड हेनरीज लॉ में क्वेश्चन आता है, तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो हेनरीज कांस्टेंट है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये सॉल्युबिलिटी, दोनों ही सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो KH जितना ज़्यादा या टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। जैसे कि ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड फॉर्म में गर्म पानी के अंदर कम होता है एज कम्पेयर टू योर कोल्ड वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हेनरीज लॉ में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देन हम आ गए राउल्ट्स लॉ पे, एंड राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा PA इज इक्वल्स टू PA नॉट काई A एंड PB इज इक्वल्स टू PB नॉट काई B, करेक्ट। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आप जानते होंगे, एंड द लास्ट वन जो डाल्टन्स लॉ पे डिपेंड करता है, P टोटल इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, तो आपने इसे कर दिया PA नॉट काई A प्लस PB नॉट काई B। अब इस फॉर्मूला से बहुत सारे वेरिएशन निकल के आते हैं, जैसे कि P टोटल इज इक्वल्स टू, अगर मैंने PA नॉट एज इट इज़ लिखा है, काई A को 1 माइनस काई B लिख दिया बच्चों, एंड PB नॉट काई B, तो आई कैन री राइट दिस फॉर्मूला एज, मैं सिर्फ इसका फाइनल फॉर्मूला लिखूंगी, नहीं तो ये पूरा डेरिवेशन में हम घुस जाएंगे। सो वी कैन राइट इट एज P टोटल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए PA नॉट माइनस PA नॉट काई B, और इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे काई B को, तो काई B को कॉमन निकाला है, एंड P टोटल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ले लीजिए PA नॉट प्लस PB नॉट माइनस PA नॉट काई B। तो ये है आपका फाइनल फॉर्मूला, एंड आप इसके अगेंस्ट ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि P टोटल को आप y एक्सिस पे ले लिए, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो इसका आप ग्राफ बना सकते हैं, एंड ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। तो y एक्सिस पे P टोटल हो जाएगा, c आपका इंटरसेप्ट होगा, और m जो होगा वो स्लोप दिखाएगा, एंड x दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, और ये हो गया आपका P टोटल। इंटरसेप्ट है तो ये 0 से स्टार्ट होगा नहीं, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी बेसिस पर आपका ग्राफ भी बना हुआ है राउल्ट्स लॉ का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन वाला या आइडियल सोल्यूशन वाला, इस तरीके से। ये काई B कंपोनेंट के लिए, अगर काई A कंपोनेंट के लिए तो इधर से हम एक और ग्राफ बना देते। खैर, ग्राफ वाले सेगमेंट में हम नहीं जाएंगे, ग्राफ के लिए मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगी। राइट नाउ वी आर डूइंग all the formulas, so this is done. So Raoult's law is also sorted. Now we can head towards the next formula, and that is Raoult's law के बाद जो हम आते हैं that is colligative properties. तो जो हमारे colligative properties हैं, आपको पहले इन पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो ये ध्यान रखने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या कितने पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमारा PA नॉट इनिशियल प्रेशर था, PA फाइनल प्रेशर है, PA नॉट। PA नॉट माइनस PA क्या दिखाता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसके रिस्पेक्ट
इफेक्ट में लोअरिंग दिखा रहा है जो इसका इनिशियल है, तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग। जब मैंने इस तरीके से लिख दिया तो इसे रिलेटिव लोअरिंग बोलेंगे। सिर्फ अगर यही लिखा होता तो वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, and again I can write this PA naught minus PA upon PA naught is equals to number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B। अगर solution आपका बहुत ही ज़्यादा dilute है तो हम NB को ignore कर सकते हैं और उस situation में number of moles of B की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों weight of B upon molar mass of B into weight of A into molar mass of A। और जब ये फॉर्मूला यूज़ होता है तो आपका काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल का जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट। अब सेकेंड आ जाते हैं एंड दैट इज़ योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट, तो हम उसके लिए भी यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट को आप दिखा रहे हो TB से। करेक्ट, और ये किसका है बॉइलिंग पॉइंट TB? हमेशा मैं सोल्यूशन के लिए दिखाऊंगी बच्चों, TB नॉट मैं दिखाऊंगी सॉल्वेंट के लिए, और अगर मैं डेल्टा TB लिखती हूँ तो दैट इज एलिवेशन। एलिवेशन कैसे हुआ? तो किसका ज़्यादा होगा? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर ज़्यादा हुआ, तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मैंने ऐड किया सोल्यूशन में, तो TB माइनस TB नॉट। डेल्टा TB जब भी निकालना है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और क्या ध्यान रखना है आपको, तो आपके पास अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो उसको 273 से ऐड करके आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ये ध्यान रखना स्टेप इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वैसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस यानी कि आपने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। भले ही डिग्री सेल्सियस में सब्ट्रैक्ट करो या केल्विन वाली वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस हमेशा दोनों ही यूनिट में सेम आता है। तो इफ़ यू आर यूजिंग डिफरेंस तो यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। डिफरेंस इज सेम फॉर डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, तो डेल्टा TB आप किसी भी केस से निकाल सकते हो। अब हमें देखना है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी। KB इज़ योर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। अब मैं इस फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से लिख सकती हूँ। KB मोलैलिटी क्या होता है बच्चों, वेट ऑफ B इंटू 1000 अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू वेट ऑफ A। अगर यही फॉर्मूले को यूज़ करना है आपको सल्यूट का मोलार मास निकालने के लिए, तो आप ये इधर ले जाइए एंड मोलार मास ऑफ सल्यूट विल बी इक्वल्स टू KB इंटू वेट ऑफ B इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू वेट ऑफ A। इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिए फॉर्मूला को, और इस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपके हो जाएंगे। अगर आपको ये आता है और शुरुआत में भी मोलैलिटी का फॉर्मूला आता है तो यू आर सॉर्टेड, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है यानी कि KB R इंटू मोलार मास ऑफ कंपोनेंट A इंटू आपका TB का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब आप पूछेंगे मोलार मास ऑफ A क्या है? सॉल्वेंट के मोलार मास की बात कर रही हूँ। TB क्या है बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। करेक्ट, तो ये एक तरीका हो गया, और एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली है। नाउ वी कैन हेड टूवर्ड्स द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। करेक्ट, तो लेट्स मूव टू आवर थर्ड टॉपिक, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। करेक्ट, तो ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इसे हम दिखाते हैं डेल्टा TF से। अब इसमें भी समझने वाली बात है, डिप्रेशन कब आया, जब मैंने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड किया। तो जब मैं डेल्टा TF की बात कर रही हूँ तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई थिंक वो पॉइंट मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अगर मैं सिर्फ TF लिखती हूँ,
TF, तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। जैसे पानी हो गया तो पानी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, पानी के अंदर नमक है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो दिया होगा क्वेश्चन में वो हो जाएगा। अगर TF नॉट है यानी कि सिर्फ पानी है, उसमें नमक नहीं है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। एंड अगेन यहाँ पर भी हमारे पास सेम फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। अब आप पूछोगे कि मैम वो सब तो सही है, बट ये जो TF और TF नॉट है और डेल्टा TF है, इसका क्या रिलेशन है? तो डेल्टा TF हमेशा बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमें बड़ी वैल्यू आएगी सॉल्वेंट की, तो TF नॉट में से TF को माइनस करना पड़ेगा। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, यहाँ पर कई बच्चे मिस्टेक करते हैं। ओके, तो ये आ गया आपका डेल्टा TF KF इंटू M। अब इसको आप फर्दर डेल्टा TF KF ले सकते हैं, मोलालिटी को ले सकते हैं KF इंटू वेट ऑफ B इंटू 1000 अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू वेट ऑफ A, करेक्ट। A एंड B क्या है, आई हैव मेड यू ऑलरेडी वेरी क्लियर। अगेन अब जो KF है, KF के लिए हम ले सकते हैं R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट, इंटू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का स्क्वायर अपॉन आप लेंगे 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्योंकि फ्रीज होने में लिक्विड और सॉलिड की बात हो रही है। तो ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला। नाउ वी कैन हेड टूवर्ड्स आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसे हम डिनोट करते हैं पाई सिंबल से, एंड पाई इज इक्वल्स टू CRT है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो पाई है उसमें जो C है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स और इन ml, जो भी होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो पाई V इज इक्वल्स टू nRT भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ बोलती हूँ, मोस्टली आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जहाँ पर आपको दिया जाता है कि भाई पाई 1 प्रेशर है और C1 कॉन्सेंट्रेशन है एंड पाई 2 प्रेशर एंड C2 कॉन्सेंट्रेशन है। तो आप देखिए दोनों केसेस में आप देख पा रहे हैं R और T कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। R और T कांस्टेंट है तो पाई और C, आई कैन से पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो आई कैन राइट पाई 1 बाई पाई 2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2, करेक्ट। तो ये डायरेक्ट रिलेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एंड फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन, अगर आपका सोल्यूशन आइसोटोनिक है तो आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए पाई 1 विल बी इक्वल्स टू पाई 2, क्यों, क्योंकि C1 विल बी इक्वल्स टू C2। तो आइसोटोनिक के अंदर कॉन्सेंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों इक्वल होता है। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तक सारी चीज़ें एकदम क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में घुस चुकी होंगी। अब सवाल ये उठता है कि मैम ये सब तो ठीक है, बट सवाल आता है एबनॉर्मल मोलार मास पे, यानी कि एंट्री हो जाती है वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है। ये जो वेंट हॉफ फैक्टर I है, वेंट हॉफ फैक्टर I की बात कर रहे हैं हम। ये जो वेंट हॉफ फैक्टर I है बच्चों, इसको आप कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। पहले ये समझो कि ये जो I की वैल्यू है ये कैसे निकाली जाती है। तो आप जब भी कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे थे, आपने अगर एक पैटर्न ऑब्जर्व किया तो हर जगह पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलार मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलार मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि I is equals to observed colligative colligative property upon normal colligative property, and molar mass के terms में यही चीज़ opposite हो जाएगी, normal molar mass upon observed molar mass, करेक्ट। अब इसके अलावा ये जो I की वैल्यू होती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट करते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी 100% डिसोसिएशन जिनका होता है,
तो I will be equals to n. What is n? n is the number of ions generated. जैसे कि अगर ये KCl है तो ये K प्लस प्लस Cl माइनस देगा, यानी n फैक्टर इसका 2 है। अगर MgCl2 है तो ये देगा Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, और यहाँ पर इसका n का वैल्यू बच्चों 3 है। ठीक है, तो I will be equal to n अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, मतलब पार्शियल डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपको समझ आता है कि पार्शियल डिसोसिएशन भी पॉसिबल है, तो आप यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमें निकालना पड़ता है अल्फा, ये जानने के लिए कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हुआ है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन n-1। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है? फॉर डिसोसिएशन, करेक्ट। तो अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है या फिर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ है और उसका अल्फा का वैल्यू आपको दे रखा है, तो आप I डायरेक्ट कैलकुलेट मत करिएगा, आप फिर I इज इक्वल टू n मत लीजिएगा। जब नॉर्मल केस है, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है अल्फा वेल्फा, तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं I इज इक्वल्स टू n, बट जब मेंशन है अल्फा तो आप I अलग से कैलकुलेट करिए। और n कैसे निकलेगा कि सपोज आपके पास एसिटिक एसिड है तो ये आयनाइज होके CH3 COO माइनस और H प्लस देगा, तो ये हो गए आपके पास 2 आयन। अब अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन 2-1, तो अल्फा इज इक्वल्स टू बच्चों, अब आपने बोला कि 30% आयोनाइज हुआ, तो ये हो जाएगा 30/100, करेक्ट। तो 0.3 है वैल्यू, यहाँ पे I-1 अपॉन 2-1 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 0.3 हो गया, तो ये गया, ये इधर गया, तो ये 0.3 है प्लस 1 इज इक्वल्स टू I, तो ये वैल्यू 1.3 आई। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर कई जगह पर आपको मोलार मास दिया रहता है कि यार नॉर्मल मोलार मास ये है और ऑब्जर्व मोलार मास आपने कैलकुलेट किया, दोनों को डिवाइड करोगे तो I मिल जाएगा। या फिर एक और तरीका है कि हमने जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है सबके अंदर हमने I फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे कि ये वाला केस है कि हमने पढ़ा PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, तो मैंने वहाँ पे I इंट्रोड्यूस कर दिया। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M है, तो मैंने वहाँ I इंट्रोड्यूस किया। TF इज इक्वल्स टू IKF इंटू M। तो आपको सवाल अक्सर I इंक्लूड किए हुए ही मिलते हैं, तो I को आप इग्नोर मत करिएगा, स्पेशली जब आपको क्लियर कट दिया है कि MgCl2 है या KCl है या CaSO4 है, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी दिया हो तो I को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। और ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए I की वैल्यू नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होती है, पाई इज इक्वल्स टू CRT, तो यहाँ पर भी हमने I दे दिया। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर हो जाता है बच्चों समाप्त। ठीक है, अब इस पे बनते हैं आपके इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, दबा के करने हैं, जितने करोगे उतने मिस्टेक होने के चांसेस कम है एंड आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपके सिली मिस्टेक होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। पहले तो आपको फॉर्मूला पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप बहुत सफ़र करेंगे। इन इजी चैप्टर्स में भी यू विल सफ़र अ लॉट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बड़ा ही आसान सिंपल सा चैप्टर है, जो शुरू होता है E0 ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, करेक्ट। ये आपको प्लेस करना है। अब सवाल ये उठता है, कई बच्चों को पहचानना नहीं आता कि कैथोड कौन सा होगा या एनोड कौन सा होगा। तो बच्चों कैथोड हमेशा वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगा, और एनोड हमेशा वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होगा। अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव में जो ज़्यादा नेगेटिव होगा वो ज़्यादा छोटी वैल्यू होगी, तो वो एनोड काउंट होगा, और जो कम नेगेटिव वैल्यू है वो कैथोड काउंट होगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो इट गोज़ द सेम वे, नंबर लाइन के हिसाब से बड़ी और छोटी वैल्यू डिसाइड करोगे आप, जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा कैथोड होगी।
ठीक है। अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिसकी भी हाई होती है वो हमेशा रिड्यूस होता है, और जो रिड्यूस होता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और उन्हें हम कहते हैं बच्चों नॉन मेटल्स। क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स। तो ये एक साइड ऑफ पिक्चर का एक साइड अगर आपको याद है तो आप दूसरी साइड इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कई सारे क्वेश्चंस आपको सॉर्ट करने में ये वाला हिस्सा आपकी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं हाफ सेल रिएक्शन लिखती हूँ, हाफ नर्स्ट इक्वेशन, हाफ सेल का नर्स्ट इक्वेशन अगर मैं लिखती हूँ तो वो कैसा होगा? मान लीजिए आपके पास Cu2+ है और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक हाफ सेल रिएक्शन है। अब इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल Cu2+ Cu का किसी भी रैंडम टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन पे कितना होगा, दैट इज इक्वल टू इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू E0 की आपको इसकी पता है 0.34 वोल्ट होती है, माइनस 0.059 बाई n log टू द बेस 10 एंड 1 अपॉन ये Cu2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन आएगा। ये हाफ सेल का एक्सप्रेशन है। अब आप पूछोगे मैम आप ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि हमें तो फुल सेल आता है, क्योंकि एक सवाल आपका है हाइड्रोजन के pH पर। तो जो हाइड्रोजन होता है बेटा H+, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट होता है? हाफ H2 में। अगर इसके लिए भी हम ये एक्सप्रेशन लिखें H+/H2, स्टैंडर्ड वाला इसका 0 हो जाता है H+/H2 माइनस 0.059, ये वाला फैक्टर 1 हो जाता है। n फैक्टर रिप्रेजेंट के कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए। कॉपर के केस में ये n की वैल्यू 2 होती, इसकी वैल्यू दी होती है 0.34 वोल्ट। करेक्ट। कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल सकते हो या ये निकाल सकते हो, जो भी दोनों में से एक दिया हो वो। ठीक है। माइनस 0.059 बाई 1 एंड log टू द बेस 10 1 बाई H+ आयन कंसेंट्रेशन। करेक्ट। तो अगर मैं इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करूं तो ये तो हो गया 0, ठीक है, और ये कितना हो गया? माइनस है। अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो 0.059 log टू द बेस 10 H+ आयन कंसेंट्रेशन हो जाएगा। और ये जो log टू द बेस 10 H+ आयन कंसेंट्रेशन है बेटा, दैट स्टैंड्स फॉर pH। तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है। तो ये हो गई चीज़ें जहाँ से आप कई सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ये एक रिलेशन हो गया कि यार ये वाला सवाल कहाँ से आया था, तो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। ओके। कहीं पर भी कुछ कन्फ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी एक रेगुलर नर्स्ट इक्वेशन कैसा होता है, दैट आई विल राइट एट द बॉटम। तो ये हो गया ई सेल इज इक्वल्स टू E0 ऑफ सेल, जहाँ पर E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड करते हैं, माइनस 0.059 बाई n log टू द बेस 10। आप ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट, नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट। ठीक है। या फिर ऊपर लिख सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट, विच एवर वे यू वांट टू रिमेंबर, आप याद रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा नर्स्ट इक्वेशन समाप्त होता है। उसके बाद जो सेगमेंट स्टार्ट होता है वो है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू I इंटू R। करेक्ट। अब ये जो मेरा रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू रो L बाई A। जो आपकी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है वहाँ पर रो निकालना है, लेंथ ऑफ कंडक्टर दिया है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए डायामीटर दिया है। अब एरिया का क्या फॉर्मूला लोगे, तो ये जो वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L अपॉन पाई R स्क्वायर यू विल कंसीडर, और R पे वहाँ पर आपको रेडियस पुट करना है। ठीक है। ये जो रो है दैट इज योर रेजिस्टिविटी R इंटू पाई R स्क्वायर बाई L। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है। और ये जो होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी, या फिर हम इसे कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और वी कैन कॉल इट एज कंडक्टिविटी। ठीक है। तो इन बातों का खास ख्याल रखिएगा।
कि कंडक्टिविटी क्या होती है और इनकी यूनिट्स खास ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस है, तो ये जो कंडक्टेंस होता है C से डिनोट करते हैं और ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। इसके अलावा हम एक और टर्म पे आते हैं, दैट इज G स्टार, जिसे हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। सेल कांस्टेंट L/A के भी इक्वल होता है और G स्टार इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी भी होता है। तो ये जितने फॉर्मूलेज दिए हैं इस पे से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और इन केसेस और इन रिलेशन का यूज़ होता है, तो इनको खास ख्याल रखिएगा। इंटेक्स का एक न्यूमेरिकल है इस पे, वो अच्छे से सॉल्व एग्जाम्पल है, अच्छे से करिएगा, कई बार आया हुआ है। इनफैक्ट आपके जेई और नीट के पेपर में भी आ रखे हैं ये सवाल, तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इन रिलेशंस पे, ठीक है। उसके बाद जो हम अगला टॉपिक मूव ऑन करेंगे वो है आपका मोलार कंडक्टिविटी। अब ये जो मोलार कंडक्टिविटी है इसको हम दिखाते हैं लैम्डा m से, ठीक है। अब ये जो लैम्डा m है बच्चों, इसका कंडक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि आपका मोलारिटी। यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल रेस टू -1 में लोगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल रेस टू -1, यानी कि सेंटीमीटर के टर्म्स में जब आपको फॉर्मूला यूज़ करना है तब आपको ये यूज़ करना है। मीटर स्क्वायर में होता है तो 1000 नीचे होता है, बट मीटर स्क्वायर के एक भी न्यूमेरिकल आपको आते नहीं है, तो मैंने वो चीज़ यहाँ पर मेंशन भी नहीं की है, ओके। उसके बाद जो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हाँ, कोलरैश लॉ पर मूव करने से पहले यहाँ पर एक ग्राफ है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जिसमें लैम्डा m इज इक्वल्स टू लैम्डा m0 माइनस a√c का ग्राफ है, और इसको भी मैं ग्राफ पे प्लॉट कर सकती हूँ y इज इक्वल्स टू mx एंड c, ठीक है। तो c तो आपका इंटरसेप्ट हो गया, x एक्सिस पे √c है और स्लोप -a के इक्वल है, बट द ग्राफ विल बी इनवर्स, मतलब उल्टा चल रहा है, कुछ ऐसे चल रहा है बच्चों, ठीक है। तो यही चीज़ आप देखते हो ग्राफ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यहाँ पे y पे लैम्डा m होता है और x एक्सिस पे √c होता है, और जहाँ पर ये मीट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये ग्राफ आपने देखा होगा अपनी टेक्स्ट बुक में, और उसके बाद आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला ग्राफ देखा होगा, करेक्ट। तो वो ग्राफ सारे इक्वेशन से डिराइव्ड हैं। आगे बढ़ते हैं फर्दर, अगर हम इसके अंदर और मूव करते हैं बच्चों, तो हमें ये पता चलता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ये वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम मूव ऑन करते हैं कोलरैश लॉ पे। किस पे मूव करते हैं, कोलरैश लॉ, ठीक है। अब ये कोलरैश लॉ क्या कहता है, तो मोलार कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनी A+ एंड B- किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप ले रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू, ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, मुझे इंडिविजुअल आयंस के लिए लेना है, इंडिविजुअल आयंस की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी का सम लेना है। उसके साथ साथ मुझे इस बात का खास ख्याल रखना है कि इसके कितने आयंस जनरेट होंगे, तो x लैम्डा m A+ एंड y ऑफ लैम्डा m B-। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस निकालना है, तो आई विल राइट इट एज, ध्यान से देखिएगा, पहले तो आपको पता होना चाहिए ये किस में आयनाइज होगा, तो ये बनाएगा 2Al3+ प्लस 3SO4 2-। इन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ पर प्लेस करना है, तो 2 इंटू लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Al3+ प्लस 3 इंटू लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2-। नहीं मल्टीप्लाई करोगे, मेरे ऑफलाइन के कई सारे बच्चों ने यहाँ के टेस्ट में इस तरह की मिस्टेक्स की हैं, सो आउट ऑफ दैट कंसर्न आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डोंट डू इट। तो ये हो गया आपका कोलरैश लॉ। अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि सारे इलेक्ट्रोलाइट बच्चों स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, तो वो पार्शियली आयनाइज होते हैं। अब पार्शियली आयनाइज होते हैं तो कितना आयनाइज हुए, तो हमें क्या निकालना पड़ता है, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए अल्फा का इस्तेमाल किया जाता है। अल्फा इज इक्वल्स टू लेमडा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लेमडा एम नॉट, यानी उसका लेमडा एम निकालिए किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे और लेमडा एम नॉट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके दोनों इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन का सम कर सकते हैं। तो ये हो गया अल्फा। उसके बाद आते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या निकालना है आपको, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो Ka इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। C कॉन्सेंट्रेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का और अल्फा आप वहाँ पर प्लेस कर दीजिएगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कोलरैश लॉ भी निपट गया है आपका इसके साथ, और उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है फैराडेज लॉ। करेक्ट। तो फैराडेज लॉ में जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना चार्ज आपने पास किया है। तो m इज इक्वल्स टू z इंटू क्यू होता है। z इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। z को हम एज इट इज रखते हैं और q को हम लिख सकते हैं I इंटू टी। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जहाँ पर आप z को यूज कर सकते हो। Z इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन F होता है, एंड जो इक्विवेलेंट वेट होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट वेट यानी कि आपका एटॉमिक वेट अपॉन आप ले सकते हो n फैक्टर। ठीक है, तो n फैक्टर जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट ऊपर ले लिया और उसका n फैक्टर 3 होगा तो वो नीचे ले लिया। तो यू कैन राइट Z एज एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर इंटू F इज इक्वल टू 96500। तो आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अगर Z को यूज़ करना है तो आप ये डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फैराडेज लॉ भी इसके साथ फिनिश होता है, एंड पूरे चैप्टर के सारे जो इम्पॉर्टेंट रिलेशंस थे वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसके बाद आपके सिर्फ बैटरीज रह जाती है। उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है दैट इज़ योर केमिकल काइनेटिक्स। तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है ये जाना जाता है अपने न्यूमेरिकल्स के लिए, और ये शुरू होता है कहाँ से, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने से। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि मेरे पास है 2HI और ये क्या दे रहा है 2H2 प्लस I2। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा HI बाई डेल्टा T। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर ये वाला यूज़ करना है बच्चों, जो भी उसका कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना है, और जो रिएक्टेंट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा घटते हुए दिखाना है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बढ़ते हुए दिखाना है। तो इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए भी हो जाएगा 1/2 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, एंड I2 के लिए अगर ये 2 लिखते तो यहाँ पर 2 की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं है तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, समझ गए? ओके, तो जब होगा तब लिखना है, जब नहीं होगा तब आपको नहीं लिखना है। तो ये हो गया रेट का एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव में और रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव में। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद आ जाते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन यानी कि किसी भी A मोल्स ऑफ A एंड B मोल्स ऑफ B यहाँ पर लिख देते हैं, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। ऐसा कोई भी रिएक्शन है तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़। रिएक्टिंग स्पीशीज़ के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा, बट उसका जो कोफिशिएंट होगा वो उसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर X और यहाँ पर Y होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकते हो, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो उस टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो दोनों को मैं रिलेट कर रही हूँ कि ये वाला एक्सप्रेशन अगर इसकी वैल्यू निकल गई है तो या ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम यहाँ पे रख सकते हो। करेक्ट। अब रेट इज इक्वल्स टू K आता है आपका रेट कांस्टेंट। क्या आता है बच्चों, K आ गया आपका रेट
कांस्टेंट, इसके यूनिट अलग अलग हो सकती है। और जो यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन में x और y थे, ये जो x और y हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? तो x और y से आपका डिफाइन होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या डिफाइन होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ x प्लस वाई। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो रेट विल बी इक्वल्स टू k, अगर a की पावर 0 है तो r विल बी इक्वल टू k, और ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर। तो आपको एक्सप्रेशन देखकर पहचानना आना चाहिए कि जीरो ऑर्डर कौन सा है। ठीक है, a की पावर 0 किसी भी फ्रैक्शन या वैल्यू पे 0 की पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 1। ठीक है, अगर यही रेट एक्सप्रेशन के a की पावर 1 दिया रहता तो आप कह सकते थे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 2 दिया होगा तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, और इसके हिसाब से इनकी यूनिट्स भी निकाली जा सकती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन से हैं, हमें सिर्फ उन पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेजरली 2 फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है बच्चों, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और मैं उसके लिए यहाँ पे अलग से टेबल बना देती हूँ। तो देखिए, अगर आपका जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पर जो 2 फॉर्मूला आपके लिए इम्पॉर्टेंट मायने रखते हैं, दैट इज k इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर बाई टी। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इस एक्सप्रेशन से ग्राफ आता है, कैसे आएगा? तो आपने लिख लिया के टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर, करेक्ट। अब इस एक्सप्रेशन से ग्राफ कैसे बनता है ये देखिए, r को मैं इधर ले आई, r इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के टी। एक्सप्रेशन दिख गया आपको? अब ये हो गया y, करेक्ट बच्चों, और ये हो गया y इज इक्वल्स टू एम एक्स, और ये c हो गया। तो ग्राफ आपका कैसा जा रहा है? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन दिख रही है। तो y एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए, x एक्सिस पे अगर टाइम है तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका आर नॉट, और इसका जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के। ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है, और के की जो यूनिट हो जाएगी, के की यूनिट रेट के इक्वल होगी। रेट की यूनिट क्या होगी? मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1, मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1। तो ये एक्सप्रेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जीरो ऑर्डर के लिए। इसके अलावा इसका एक और ग्राफ है जो इम्पॉर्टेंट है। तो हम आते हैं जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ पे। ये जो हाफ लाइफ है बच्चों जीरो ऑर्डर का, टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट बाई 2k। अब इसमें भी y इज इक्वल्स टू एम एक्स ग्राफ लगेगा। आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके y एक्सिस पे t हाफ होगा और x एक्सिस पे आपका r नॉट होगा, करेक्ट। और जो आपका ग्राफ है वो इस तरीके से स्ट्रेट जाएगा, एंड स्लोप विल बी इक्वल्स टू 1/2k, 1/2k। ये हो गया आपका स्लोप यानी कि m, और ये x, करेक्ट है ना। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर के लिए। अब यही चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन है वो है बच्चों k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 आर नॉट बाई आर, है ना। ये कितना बचा है? नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या होता है कि आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है, बचा हुआ लिखना है। कितना कंज्यूम हुआ, कितना यूज हो गया वो नहीं लिखना है, कितना लेफ्ट ओवर है वो लिखना है आर के अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को आप जैसे ट्विस्ट करके रखना चाहो, ये देखो के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग टू द बेस 10 आर नॉट अपॉन आर। आप इसको जैसे देखना चाहते हो, ये देखो एम एक्स दिख रहा है, ठीक है, इधर एम एक्स लगा सकते हो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लगा सकते हो, इस एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है इस एक्सप्रेशन को बदलने के, तो आप इसके भी अलग अलग तरीके से ग्राफ बना सकते हो। एंड इसका टी हाफ का एक्सप्रेशन है 0.693 बाई के, ठीक है। तो इसके अंदर हो जाएगा, आप देखिए टी हाफ और
आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ तो ये कांस्टेंट होगा। अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि यहाँ पे आर नॉट तो है ही नहीं, तो वो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यहाँ पे था तो हमने वो चीज़ दिखाई थी। गॉट इट? तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एंड ये एक्सप्रेशन हो गए इसके, ये उसका ग्राफ हो गया, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, करेक्ट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, एंड वी विल हेड टूवर्ड्स अर्हेनियस इक्वेशन। तो ये जो हमारा अर्हेनियस इक्वेशन है अगेन इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पे अलग वेरिएशन से क्वेश्चन आते हैं। अब अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो पहले आपको ये समझना होगा कि जो मेरा अर्हेनियस इक्वेशन है कि जो मेरा अर्हेनियस इक्वेशन है वो एग्जैक्टली क्या है। तो वो है k इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अगर इस पे ln लगाते हैं तो ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। यू कैन राइट इट लाइक दिस, करेक्ट? ओके, अब पार्डन मी बच्चों, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये K1 के लिए हो सकता है, आधी रिएक्शन के लिए। अगर मुझे K2 के लिए निकालना है तो ln K2 इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर T2, है ना? दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ln K2 माइनस ln K1, और लास्ट में मैं लॉग के टर्म्स में इस एक्सप्रेशन को लिख सकती हूँ। पहले तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ ln K2 माइनस ln K1। ठीक है, तो K2 में से K1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ln A माइनस ln A, तो ln A कैंसिल हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर T2 और उसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ई ए अपॉन आर T1, या फिर हम जैसा एक्सप्रेशन है वैसे ही लिखते हैं rather than making you confused। ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन लिख देते हैं बच्चों, log टू द बेस 10 ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू, इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग, इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। करेक्ट? ये एक्सप्रेशन हो गया। अगेन इसके भी ग्राफ बना सकते हो, y इज इक्वल्स टू mx, या इनमें से किसी भी एक एक्सप्रेशन का ग्राफ बना सकते हो। y इज इक्वल्स टू ये हो गया mx और ये हो गया c। नेगेटिव ग्राफ है तो अगेन हम यहाँ पर ले सकते हैं ln k, यहाँ पर ले सकते हैं 1 बाई टी। ठीक है, ऊपर से ग्राफ आएगा, ये हो जाएगा ln a और ये हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर। करेक्ट? तो ऐसे आप ग्राफ बना सकते हो और लॉग के टर्म्स में माइनस ई ए अपॉन 2.303 R हो जाएगा। दैट्स इट। तो पूरा ग्राफ विथ दिस क्वेश्चंस, इसके न्यूमेरिकल्स मोस्टली इधर से आते हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा और कुछ खास नहीं है। आपको सिर्फ ये जो फॉर्मूला शीट है रिवाइज कर लेना है। इनके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे ये इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है एंड ज़ीरो ऑर्डर के लिए, ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ये वाली है। ठीक है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। ग्राफ इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। जब हम इसके PYQs करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। सो आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ये पूरे नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जाकर टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लीजिए और लिख लीजिए, या तो फिर साथ साथ में लिखा हो तो और भी अच्छी बात है। और बने रहिए इसी तरीके से, लगातार आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। और जो बच्चा लगातार अगले 2-3 महीनों तक इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा वो बहुत ही बेहतरीन स्कोर करेगा केमिस्ट्री के अंदर, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल, बाय बच्चों।